हाँ, तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन उसका सही जवाब दे पाता है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? अगर मान लो ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप इसका क्या जवाब लिखेंगे? इसका जवाब बताएगा यहाँ हरीश। हाँ जी, जल्दी देखो देखो कितने शर्मा रहे हैं, देखो जवाब देने में। कौन बताएगा? थोड़ा हाँ, कौन बोल रहा है? दिलकुश बता रहा है। दिलकुश कह रहा है क्या? द्रव्यमान में कमी। अच्छा, द्रव्यमान तो कैसे आती है? द्रव्यमान में कमी बताओ जरा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कमी, परमाणु में उपस्थित नाभिक में द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में न्यूक्लियनों की कमी। अच्छा, तो द्रव्यमान क्षति, तो आपने थोड़ा बहुत अंदाजा तो सही लगाया है कि द्रव्यमान क्षति का मतलब जो है द्रव्यमान में कमी आना, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है वो किसकी, क्योंकि अपन पढ़ रहे नाभिक वाला पार्ट। भाई नाभिक का वैसे तो द्रव्यमान में क्षति होती है ना? कोई उदाहरण देके बताओ कि भाई द्रव्यमान में क्षति हो रही है और उससे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, बताओ। हाँ बताओ। लकड़ी के पानी में भाई हाँ? अरे कल एक एग्जाम्पल बताया था ना, 1 किलो लकड़ी, अगर आप 1 किलो लकड़ी को जलाओगे तो 1 किलो की मान लो आपके पास राख बची कितनी? 800 ग्राम। तो जो 200 ग्राम द्रव्यमान गया है ऊर्जा के रूप में, वो द्रव्यमान क्षति हुई और वो ऊर्जा के रूप में गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अपन जो है आज जो है द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं ये हम सीखने वाले हैं, तो सभी अपना ध्यान रखेंगे और सभी कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है द्रव्यमान क्षति। तो देखिए द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं आप समझना। जैसे अपन बात करते हैं परमाणु की, परमाणु, तो यहाँ पे अपन एक नए पेज से लेते हैं कि परमाणु की बात जब भी होती है तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का होता है। ये नाभिक होता है और ये इसके बाहर ये कक्षाएं होती है। ठीक है, तो परमाणु में एक तो नाभिक ये रहा, और नाभिक के अंदर आपको पता होना चाहिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जो अपन जोड़ते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है, ए प्राप्त होती है, ए प्राप्त होती है। तो देखो नाभिक जो हमें पूरा जो द्रव्यमान बताता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग बताता है। तो द्रव्यमान जो है हमारे पास द्रव्यमान को ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। द्रव्यमान को ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है स्पेक्ट्रोग्राफ से, एक तरीका तो है हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ से या फिर स्पेक्ट्रो वर्णक्रम मापी था उससे, और दूसरा तरीका है कि हम जो है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं उसके उनका गुणा करके और उनको जोड़ के उसके हिसाब से निकालना। ठीक है, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूक्लियन, है ना? न्यूक्लियन एक शब्द आया है। तो न्यूक्लियन देखो क्या है? न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो न्यूक्लियन जब भी बोले तो आप समझ जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर स्पेक्ट्रोग्राफ से मान लो अपन किसी नाभिक का द्रव्यमान मेजर करते हैं तो वो वास्तविक द्रव्यमान आता है। स्पेक्ट्रोग्राफ से अगर आप किसी नाभिक का द्रव्यमान मेजर करते हो ना, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान अगर आप मेजर करते हो तो वास्तविक आता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 16। ठीक है, अगर इस ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा अगर अपन द्रव्यमान मेजर करते हैं तो वो द्रव्यमान जो आता है लगभग आता है 15.9956 AMU के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? AMU के रूप में आता है। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ से जो मापित वास्तविक द्रव्यमान आता है वो ये आता है। लेकिन अगर अपन इस ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के हिसाब से निकालें तो देखो कैसे। ये तो आपने सीधा मेजरमेंट कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट से कि 15.99 आ रहा है, लेकिन अपन इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियनों से, यानी जो पुराना मेथड था कैसे अपन नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं,
तो आप लोग इतना तो जानते हो कि ये जो तत्व लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके नीचे जो लिखा है ये परमाणु क्रमांक होता है जिसको अपन जेड से व्यक्त करते हैं, और ऊपर जो 16 लिखा हुआ है उसको द्रव्यमान संख्या ए कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, अब ए है और आपको पता होना चाहिए कि ए जो होता है वो P + N होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि P जेड के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर जेड 8 है तो P भी कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लो, तो न्यूट्रॉन जो होगा वो A - P हो जाएगा। तो A कितना है 16 और P कितना है 8, तो कितना आएगा 8। लेकिन ध्यान रखना न्यूट्रॉन हर तत्वों के लिए अलग अलग आते हैं, ऐसा नहीं है कि परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है। चलो हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि प्रोटॉन की संख्या तो 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8 है। तो नाभिक जो बनता है वो 8 प्रोटॉन से और 8 ही न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसका मतलब जो है 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, कितना, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब जाकर हमारे पास न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा, यानी नाभिक का जो अपन हमारे तरीके से मेजर कर रहे हैं। एक तो स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर करते हैं, वो तो हमें पता लग गया 15.99 आ रहा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर मेजरमेंट करते हैं, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालते हैं तो कितना आता है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो देखो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, जैसे 8, आपको ये तो पता चल गया कि ये जो नाभिक बनेगा इसके अंदर 8 तो प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन, और 8 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन, 1 2 3 5 6 7 8, इस तरीके से 8, ये मिलकर एक नाभिक बनाएगा। अब इस नाभिक का द्रव्यमान हम बिना किसी यंत्र की सहायता से मेजर कर रहे हैं, और वो हमने स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर कर लिया था। तो 8, अब AMU के अंदर, क्योंकि हमने जो मेजर, ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो मान देता है वो किस में देता है, AMU में देता है। किस में देता है रे, AMU में मान देता है। तो AMU में मान दे रहा है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये AMU में है, तो हमें न्यूक्लियनों का द्रव्यमान भी किस में निकालना है, AMU में निकालना है। तो हम प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में होता कितना होता है, 1.007, लगभग इतना ही होता है। और 8, क्योंकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये, तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8 का आ जाएगा, 8 गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.008 के लगभग आता है। अब आप इनको गुणा करके जोड़ोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.13, लगभग 16.13। तो यहाँ पे 16.13 आया, और जो मापित द्रव्यमान था, यानी हमने जो स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा था वो कितना आ रहा था, 15.99, लगभग 2 डिजिट ही ले लेते हैं। और जो हमने अभी मापा है, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाला है हमने कैलकुलेशन करके, उसको अपन न्यूक्लियनों का द्रव्यमान बोलेंगे। और न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान आया कैलकुलेशन करने से वो आया 16.13। इसका मतलब वास्तविक द्रव्यमान और जो अपन ने ये जो मापा है, यानी अपन ने कैलकुलेशन करी है, इस द्रव्यमान में तो अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कमी हुई है ये कहाँ गई, इस कमी को क्या बोलेंगे, तो नाभिक का है तो ऑक्सीजन ही, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से मापने पर तो 15.99 AMU आ रहा है, और द्रव्यमान न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ऐसे कैलकुलेशन करने से 16.13 AMU आ रहा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कमी होती है, और कमी जो होती है तो द्रव्यमान में कमी हो रही है, तो द्रव्यमान में कमी हो रही है तो उसको अपन बोल देते हैं द्रव्यमान क्षति। उसको अपन क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान क्षति बोल देते हैं। तो द्रव्यमान क्षति बोला, तो द्रव्यमान क्षति जो है ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, ज़्यादा कितनी आ रही है, 16, यानी ये तो न्यूक्लियनों का हो गया माइनस, और ये मापित द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से 15, ठीक है 99। अगर आप इसको घटाओगे तो लगभग 0.13 के लगभग आंसर आने वाला है, और ये AMU में आएगा। तो ये जो 0.13 AMU आया है ये द्रव्यमान में क्षति आई है, और द्रव्यमान में क्षति को अपन ΔM से डिनोट करते हैं। तो हमने उदाहरण से समझ लिया कि ऑक्सीजन का जो नाभिक है, अगर आप बने हुए नाभिक का सीधा डायरेक्ट अगर स्पेक्ट्रोग्राफ से द्रव्यमान मेजर करते हो तो वो आता है 15.99, लेकिन आप न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कैलकुलेशन करके एक एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ के और एक एक न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ के कैलकुलेशन करते हो तो आता है 16.13। तो इसका मतलब दोनों में वेरिएशन आ रहा है, अंतर आ रहा है।
यानी जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और ऐसे सीधा कम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब नाभिक बन गया तब अपन ने सीधा मेजर कर लिया, और ये नाभिक बन रहा था तब का द्रव्यमान है। तो नाभिक जब बना है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हैं, तो बांधने के लिए उनको एक ऊर्जा मिली है, और वो ऊर्जा इस द्रव्यमान क्षति की वजह से ही मिली है। क्योंकि जितना द्रव्यमान में क्षति आएगी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी उतनी ऊर्जा काम आएगी। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यही कहता है। तो यहाँ ये जो डेल्टा एम है इसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति एग्जाम में आ जाए तो लिखना कैसे है, तो देखिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं। द्रव्यमान क्षति के बारे में क्या लिखेंगे आप लोग? द्रव्यमान क्षति क्या आप लिखेंगे? थोड़ा इसको परमाणु, कोई सा भी परमाणु, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों, न्यूक्लियनों बोले तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। यानी परमाणु के नाभिक का आप यहाँ पे एक लाइन और एक और ऐड कर सकते हो, वास्तविक द्रव्यमान। यानी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उस नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। और ये अपन ने भी स्पष्ट किया है, आ रहा था भाई, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाला और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान निकाला, तो वास्तविक द्रव्यमान थोड़ा कम आ रहा था तो कुछ कम आता है। तो द्रव्यमान के इस अंतर को ही देखिए, क्या द्रव्यमान के इस अंतर को, तो द्रव्यमान के इस अंतर को अपन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अब द्रव्यमान क्षति का देखो फॉर्मूला बन जाएगा कि द्रव्यमान क्षति बराबर ज़्यादा कौन है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, इसमें से अपन घटा देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला, ये तो अपन ने एक सूत्र बनाया शब्दों के रूप में। अब अपन जिस परमाणु क्रमांक दे रखा हो अलग अलग तत्वों का कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग तत्वों का निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे द्रव्यमान क्षति को अपन डेल्टा एम से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आप यहाँ पे एक बार अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा है उस एग्जाम्पल से अपन इसको समझेंगे कि ये कैसे आया है। देखो ये लिखा हुआ ना ZMP + NMN, ये कैसे आया, तो इसको समझ लेते हैं। अभी जो हमने उदाहरण पढ़ा था ये देखिए, कोई सा भी तत्व उसमें आपको प्रोटॉन पता चल जाएगा, न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा Z, क्या आएगा Z, और एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो ZMP प्लस ये 8 क्या है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप M से Z को घटा दो, तो N ये न्यूट्रॉनों की संख्या और गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया, आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कैसे लिखें, नहीं आया। चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम जो है वो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान देखो कैसे निकालते हैं, हमने एग्जाम्पल देखा था ऑक्सीजन का, ये रहा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियन मतलब 8 ही तो प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आप योग कर दोगे तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के लिए। लेकिन मान लो और भी कोई तत्व होता है, जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे, मान लो आपने ले लिया कार्बन का, ले लिया 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12, चलो इसको 13 कर देता हूँ सपोज। तो ये 6 जो है ये तो जेड हो जाएगा, और एन निकालना है तो एन कितना हो जाएगा, 13 - 6, ठीक है। तो यानी ए में से जेड को घटाएंगे वही आएगा ना, ए में से। तो यहाँ पर ये 8 जो है ये जेड को व्यक्त कर रहा है, ये 8 जो है एन को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, एन को। तो जेड जितना भी जेड है, जेड की संख्या आपको मिल जाएगी। यानी कोई तत्व जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जेड कितना होगा, 7, और इसका मतलब जो जेड है वही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको यहाँ पे गुणा करना है, तो सारे प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि MP तो एक ही प्रोटॉन का द्रव्यमान है, 7 जो जेड से गुणा कर दो, फिर प्लस, फिर हमें न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी जोड़ना है। तो न्यूट्रॉन N, न्यूट्रॉन को किससे लिखेंगे, N से, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये आपका ये जो सूत्र बन गया, ये बन गया न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का।
न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों का, और माइनस कैपिटल M जो तो आप स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर करोगे। अब इस n को आप ना, इस n को आप a माइनस जेड लिख सकते हो, क्योंकि n बराबर होता है a माइनस जेड। n द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, n प्रोटॉन की संख्या को घटा दो। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आया क्या? चलो तो अब देख लो, यहाँ पे वापस से अपन आ जाते हैं। ये रहा, तो ZMP प्लस NMN, Mn मतलब न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, माइनस कैपिटल M, n नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और ये जो n होता है वो a माइनस जेड होता है, a माइनस जेड होता है। तो अपन n की जगह क्या रख देंगे? a माइनस जेड और माइनस का m। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बता दिया z यहाँ पे क्या होगा? परमाणु क्रमांक, और z यहाँ पे परमाणु क्रमांक है। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एक प्रोटॉन का, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान u के रूप में होता है 1.0727 u। mn है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 1.00866 u होता है, ठीक है। और a यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान संख्या। a क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या है। तो इस तरीके से हमने एक उदाहरण की सहायता से जो है हमने द्रव्यमान क्षति को समझ लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं समझाइए। ऑक्सीजन का उदाहरण देके मैंने आपको समझाया है, तो एक बार वापस से अपन इसका फॉर्मूला रिपीट करते हैं। देखिए, द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा m जो होगा वो होगा ZMP प्लस a माइनस जेड गुणा में mn, और यहाँ पे माइनस का कैपिटल M। अब मान लो कोई एक न्यूमेरिकल आ जाए, सपोज आपको कोई सा भी एग्जांपल दे दे, जैसे मैं ऑक्सीजन का दे दूँ आपको, क्लियर, ऑक्सीजन का, कि भाई ऑक्सीजन जो है उसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वो 15.99 है। कितना है? 15.99 है, ठीक है, 15.99 है। तो द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्षति, अब आपको कैपिटल M का मान दे दिया। अब द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी तो आपको इसका न्यूक्लियानों का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियानों का द्रव्यमान जब आपको तत्व दे दिया तो क्या आप न्यूक्लियानों का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया तो यहाँ पे इसका 8 आएगा, ये 16 आएगा, तो इसमें से घटाएंगे n आ गया। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, ये रख देना, द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। अगर उस ऑक्सीजन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर किया गया द्रव्यमान इतना है तो ये न्यूमेरिकल भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। इस तरीके से अपन ने द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और इसकी PDF भी तैयार हो जाएगी और आपको ये अपने व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आइंस्टीन नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।